आज हम बात करने वाले हैं फ्योदोर दोस्तोव्स्की के शेर आफाक नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट यानी जुर्म और सज़ा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात, जुर्म, ज़मीर और निजात के इन सवालात पर एक गहरी नज़र है जो आज भी इतने ही अहम हैं जितने तब थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, साल है 1849, साइबेरिया की खून जमा देने वाली सर्दी है और एक 28 साला नौजवान मुसन्निफ को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया है। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गिन रहा है, बस गोली चलने का इंतज़ार है। लेकिन ऐन मौके पर जब गोली चलने ही वाली थी, दूर से ज़ारे रूस का एक कासिद सफ़ेद झंडा लहराता हुआ नजर आया। ये एक मौजज़ा था। ज़ार ने आखिरी लम्हात में इन सब की सजाए मौत को कैद में बदल दिया था, और मौत के मुंह से वापस आने वाला ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि अजीम नॉवल निगार फ्योदोर दोस्तोव्स्की था। मौत को इतने करीब से देखने के इस तजर्बे ने दोस्तोव्स्की की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके जहन में एक सवाल ने जड़ पकड़ ली, क्या कोई अजीम मकसद, कोई बड़ी भलाई एक छोटे बुरे काम को जायज़ बना सकती है? यही वो बुनियादी सवाल है जो उनके सबसे मशहूर नॉवल जुर्म और सज़ा की रूह है। तो चलिए अब सीधा नावल की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं इसके मरकजी किरदार और इसके खतरनाक फलसफे से। नॉवल का हीरो है रास्कोलेनिकोव। वो कानून का एक ज़हीन तालिब इल्म है, लेकिन बेहद गरीब। इतना गरीब कि सेंट पीटर्सबर्ग की एक पुरानी इमारत में छत के नीचे एक अलमारी जैसे कमरे में रहता है। लेकिन इस गुर्बत के बावजूद उसके दिमाग में अपनी जहानत का शदीद तकब्बुर भरा हुआ है। रास्कोल्निकोव ने जुर्म पर के नाम से एक मजमून लिखा था जिसमें इसने अपना एक नज़रिया पेश किया। इसका मानना था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आम लोग जिनका काम सिर्फ कानून की पैरवी करना और नस्ल बढ़ाना है, और दूसरे गैर मामूली लोग जैसे नेपोलियन जिन्हें यह हक हासिल है कि वो इंसानियत की भलाई के लिए कानूनों को तोड़ सकते हैं, यहां तक कि खून भी बहा सकते हैं। अब ये सोच आई कहां से? इसकी जड़ें निहिलिज्म के फलसफे में है। इस फलसफे के मुताबिक दुनिया में अच्छाई, बुराई या किसी भी कदर का कोई हकीकी वजूद नहीं, सब कुछ बेईमानी है। और यही खतरनाक सोच रास्कोल्निकोव के आने वाले कदम की बुनियाद बनती है। तो नजरिया तो बन गया, अब बारी थी अमल की। देखते हैं कि रास्कोल्निकोव अपने इस फलसफे को अमली जामा पहनाने के लिए क्या करता है। अपने नजरिए को आजमाने के लिए रास्कोल्निकोव एक हदफ चुनता है, एलियोना इवानोवा, एक बूढ़ी लालची साहूकार। वो उसे मुआशरे पर एक जूं समझता है, एक कीड़ा। वो सोचता है कि अगर वो इसे मार दे तो उसकी दौलत से सैकड़ों गरीबों की जिंदगियां संवर सकती हैं, यानी एक जान के बदले हजारों का भला। और ये कत्ल कोई जज्बाती फैसला नहीं होता, ये पूरी मंसूबाबंदी से किया जाता है। पहले वो एक घड़ी गिरवी रखने के बहाने जाकर उसके घर का नक्शा जहन में बिठाता है, फिर सही वक्त पर किचन से एक कुल्हाड़ी उठाता है और बगैर किसी गुस्से या नफरत के बिल्कुल एक मशीन की तरह बूढ़ी औरत के सर पर वार कर देता है। लेकिन यहां सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो जुर्म करके निकलने लगता है, अचानक बूढ़ी औरत की मासूम भोली भाली सौतेली बहन लीजाविता कमरे में दाखिल हो जाती है। ये उसके मंसूबे का हिस्सा नहीं था। घबराहट में रास्कोल्निकोव उसे भी कत्ल कर देता है। एलियोना का कत्ल उसके नजरिए का इम्तिहान था, लेकिन लीजाविता का कत्ल उसके ज़मीर पर एक ऐसा बोझ बन जाता है जो उसके पूरे नजरिए को और उसके जहन को तोड़कर रख देता है। और यहीं पर उसके नाम का मतलब भी समझ आता है। रूसी जबान में रास्कोल का मतलब है तकसीम या टूटना। रास्कोल्निकोव खुद एक टूटा हुआ किरदार है जो अच्छाई और बुराई के बीच में तकसीम होकर रह गया है, जो अपने ही अंदर एक जंग लड़ रहा है। जुर्म तो हो गया, लेकिन असल सजा तो अब शुरू होती है। अब कहानी जिस्मानी कैद से निकलकर जहनी अजियत की तरफ मुड़ती है और एक ऐसे किरदार से मिलवाती है जो निजात का रास्ता दिखाता है। वो सोचता था कि ये जुर्म उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्ट है। वो अपने ही जहन की कैद में फंस जाता है। उसे तेज बुखार रहने लगता है, वहम उसे घेर लेते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका और बाकी पूरी इंसानियत का रिश्ता कट गया हो। खौफ और एहसास जुर्म उसे एक पल भी सुकून से नहीं बैठने देते। इसी जहनी अजियत के आलम में उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया का पूरा नाम है सोफिया, जिसका मतलब है हिकमत। वो एक ऐसी नौजवान लड़की है जिसे गुर्बत ने जिस्म फरोशी जैसे पेशे पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो इस कहानी का इखलाकी और रूहानी मरकज़ है। जब रास्कोल्निकोव अपने गैर मामूली इंसान वाले नज़रिए को सोनिया के सामने बयान करता है तो वो इसके जवाब में कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करती। वो सिर्फ एक सादा सा सवाल पूछती है जो इसके पूरे फलसफे की इमारत को हिला देता है। हमें यह फैसला करने का इख्तियार किसने दिया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? एहसास जुर्म के बोझ तले दबा हुआ रास्कोल्निकोव सोनिया की हमदर्दी और पाकीज़गी से मुतासर होकर आखिरकार उसके सामने अपने दोनों कत्ल का इतराफ़ कर लेता है।
और सोनिया, वो उसे मुजरिम समझकर धिक्कारती नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े रहने का, उसका बोझ बांटने का वादा करती है। अब हम नॉवल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तोवस्की जुर्म, सज़ा और निजात के बारे में अपना हतमी पैगाम देते हैं, जो जेल की सलाखों से कहीं आगे की बात है। सोनिया ही की तरगीब पर रास्कोलिनिकोव आखिरकार पुलिस के सामने जाकर खुद को पेश कर देता है। अदालत में लोग उसकी माजी की नेकियों की गवाही देते हैं, जिसकी वजह से इसे सजाए मौत के बजाय सिर्फ 8 साल कैद की सज़ा मिलती है और उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कैद में भी उसका तकब्बुर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अब भी अपने दिमाग में ये मानता है कि साहूकार को मारना गलत नहीं था, वो एक जूं ही थी। हाँ, उसका ज़मीर उसे सिर्फ मासूम लेज़ावीता के कत्ल पर मलामत करता रहता है। इसकी असल तब्दीली का आगाज़ एक ख्वाब से होता है। वो ख्वाब में देखता है कि दुनिया में एक वबा फैल गई है, जहां हर इंसान खुद को हक पर समझता है और अपने नज़रियात की जंग में एक दूसरे को मार रहा है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। ये ख्वाब उसे दिखाता है कि उसके अपने नज़रिए का अंजाम भी यही तबाही है। और यहीं दोस्तोवस्की इंसाफ की 2 शक्लों का फ़र्क वाज़े करते हैं। एक तरफ माशरे की सज़ा है, जो कानून, कैद और तन्हाई पर मबनी है, और दूसरी तरफ है दोस्तोवस्की की निजात, जो आजिज़ी, मोहब्बत और सोनिया जैसे इंसानी ताल्लुक़ से मिलती है। ये वो रूहानी निजात है जो जेल की दीवारों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। आखिरकार रस्कोल्निकोव सोनिया की गैर मशरूत मोहब्बत के सामने अपना तकब्बुर छोड़ देता है और एक नई जिंदगी का आगाज करता है। और ये नॉवेल हमें एक लाजवाल सवाल के साथ छोड़ जाता है। असल सज़ा क्या है? कानून की दीवी जेल की कोठरी, या वो जहन की कैद जो इंसान अपने ज़मीर के बोझ तले खुद अपने लिए बनाता है?